Good morning, students. Hello. Very good morning, ma'am. Hello. Yeah, good morning, madam. तो हमारी ये डेटा वेयर हाउस की क्लास है, जो हमारी थर्ड क्लास है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक पीपीटी शेयर करूंगी, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक पीपीटी शेयर की है, आप सबको विजिबल है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। मैंने आपको पीपीटी शेयर की, वो भी विजिबल है आप सबको? हाँ जी मैम, विजिबल है। ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारा ब्लॉक 3 है। ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डेटा वेयर हाउस के बारे में पढ़ा था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ओलैप सर्वर, ओलैप, ओएलटीपी, मतलब सब हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारी यूनिट 7, 8 एंड 9 आती है, जो हम तीनों आज कवर करेंगे। तो यूनिट 7 जो है दैट इज डेटा माइनिंग। तो ओके मैम, एक्सक्यूज मैम, क्या सभी को अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर मैसेज में सेंड करना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, उसी से आपकी अटेंडेंस होती है। उसके लिए मैं आपको बाद में टाइम दूंगी, आप तब कर लेना। अभी हम क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है मैम। ओके, तो देखो डेटा माइनिंग क्या होती है। माइनिंग आपको पता होगा, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, तो डेटा माइनिंग यहाँ पे क्या है कि डेटा को माइन करना। अब माइन कहाँ से करना? अब हमने जब डेटा वेयर हाउस की बात की थी कि डेटा वेयर हाउस में क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है स्टोर होता है, तो वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। अब कैसे एक्सट्रैक्शन होगी डेटा की? क्योंकि डेटा वेयर हाउस में तो बहुत सारा डेटा है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया था, उसकी पहले ईएलटी के अंदर उसकी क्लीनिंग हुई थी, उसके बाद डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर हो गया था। एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टोरेज एरिया है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, अब उस डेटा वेयर हाउस में से डेटा को माइन करना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, जो आपको डेटा चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा वहां से क्या करना है, माइन करना है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्लिसिट, प्रीवियसली अननोन एंड पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। मतलब इसमें सिर्फ यही है कि डेटा माइनिंग मतलब डेटा ही वहां से निकालना है। अब बहुत सारा डेटा है, उसमें अपने इंटरेस्ट का या अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डेटा निकालना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, यहाँ पे देखो डेटा माइनिंग की कुछ डेफिनेशंस गिवन है। देखिए, सबसे पहले तो डेटा माइनिंग का एक अल्टरनेटिव नेम है, इसको बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की बात हो रही है कि डेटा वेयर हाउस में अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी नॉलेज को डिस्कवर करना या अपने इंटरेस्टेड पैटर्न को माइन करना, एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो डेटा माइनिंग यहाँ पे क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंटरेस्टिंग नॉन ट्राइबल implicit, previously unknown and potentially useful information या patterns from the data in the large database house. Large database house means यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव नेम्स हैं डेटा वेयर हाउस के हमारे, जैसे इसको हम केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस बोल सकते हैं। सेकेंड, इसको हम नॉलेज एक्सट्रैक्शन, डेटा पैटर्न एनालिसिस भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, तो यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव नेम है डेटा माइनिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉट डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग यहाँ पे क्या है मतलब, तो यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं, और एक्सपर्ट सिस्टम। मतलब देखो, जो डेटा माइनिंग है वो कौन करेगा? जो एक्सपर्ट होंगे वही डेटा माइन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, पहले वो पूरे के पूरे डेटा वेयरहाउस में जो डेटा उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उस डेटा का। उसके बाद आपका अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से डेटा को क्या करना होता है, माइन करना होता है। ठीक है, जब हम डेटा माइनिंग का डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो डिसीजन इन डेटा माइनिंग
सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस टू बी माइंड, कि कौन सा डेटाबेस, किस टाइप के डेटाबेस में हमें डेटा को माइंड करना है। वो डेटा आपका रिलेशनल डेटाबेस है, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि ट्रांजेक्शनल और रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब किस टाइप का डेटाबेस आपके पास है जिसके अंदर से आपको डेटा को माइंड करना है। सेकंड क्या आता है, नॉलेज टू बी माइंड, ठीक है, कि आपको जो इसमें से डेटा माइंड करना है, आपकी क्या नॉलेज है उसको लेके, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुछ टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं जब डेटा को हम माइंड करते हैं, तो कौन सी टेक्निक्स आप यूज करोगे और उसकी क्या आपके वहाँ पे किस एप्लीकेशंस में उसको यूज करना है, ठीक है, उसके रियल टाइम जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो केडीडी है उसका कुछ प्रोसेस है। जब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं तो क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है, डेटा वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, लेकिन आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा निकालना है तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डेटा माइनिंग के कुछ स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर हमने क्या किया, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से डेटा आता है, अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग सोर्सेज से डेटा हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा की क्लीनिंग करते थे। जो हमने लास्ट क्लास में डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि पहले हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उठाते हैं, उसके बाद डेटा की वहाँ पे क्या होता है, क्लीनिंग होती है, ठीक है। जो हमारा ALT प्रोसेस था, ALT स्टेजिंग एरिया का जो काम था वो डेटा क्लीनिंग का ही था। उसके बाद डेटा आपका कहाँ गया, डेटा वेयर हाउस के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस डेटा वेयर हाउस से हम क्या करते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। टास्क रेलिवेंट डेटा जो आपको चाहिए, आपके रेलिवेंट जो डेटा है उस डेटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। उसके बाद डेटा माइनिंग होने के बाद आपका क्या बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। देखो, आपने देखा होगा जब आप गूगल वगैरह पे कुछ सर्च करते हो, आपने कोई भी पैटर्न आपने लिखा कि आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए या इस प्राइस का फ़ोन चाहिए या किसी भी कंपनी का ये फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस टाइप का कुछ सर्च करो तो ऑलरेडी आपकी जो हिस्ट्री उसमें आ जाता है, तो वो क्या था, वहाँ पे आपका पैटर्न ऑलरेडी बन गया है। जब आपने एक बार डेटा को ब्राउज किया या डेटा को सर्च किया तो उसके बाद आपका एक पैटर्न जनरेट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप करते हो तो वो पैटर्न अपने आप इवेलुएट होकर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो माइनिंग की हेल्प से होता है कि पैटर्न बनते जाते हैं, ठीक है। जो भी आप क्वेरी डालते हो, जो भी आप सर्च करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके जो सिस्टम है उसमें पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। तो उस पैटर्न को फिर क्या होते हैं, बाद में वो जब नेक्स्ट टाइम आप उसको सर्च करोगे तो वो आपके पास तुरंत आ जाता है, ठीक है। आपने एक बार सैमसंग का फ़ोन देखा, दूसरी बार किसी और कंपनी का फ़ोन सर्च किया, तो जब आप थर्ड टाइम सैमसंग का करोगे तो सैमसंग के जितने भी डेटा है वो सारा का सारा आपको वहाँ पे आपकी उसमें हिस्ट्री में ऑलरेडी आ जाता है। तो वहाँ पे आपका पैटर्न जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका डेटा माइनिंग हो गई और उसके बाद आपका पैटर्न जनरेट हो गया और नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो उसका पैटर्न को क्या हो गया, इवैल्यूएशन हो गया और उसके बाद आपकी क्या हो गई, नॉलेज बन गई, ठीक है। नॉलेज का मतलब जो आपको डेटा चाहिए था वो आपको वहाँ से मिल गया। तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं KDD के, उन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट ये है, देखो, आर्किटेक्चर्स, ठीक है, कि हम जब डेटा माइनिंग कर रहे हैं, डेटा को सर्च कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस से, तो किस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू भी आप सर्च करते हो, ठीक है। तो पहले यूजर क्या होगा, किसी भी इंटरफेस को यूज करेगा, उसके बाद वो कुछ पैटर्न लिखेगा, ठीक है, कि आप उसको किस टाइप का सर्च करना है, उसको किस टाइप का डेटा चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपना पैटर्न इवेलुएट किया। नेक्स्ट उसके बाद वो जो पैटर्न बना, जो उसको सर्च करना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो हमारे डेटा माइनिंग इंजन के पास गई। अब डेटा माइनिंग इंजन क्या करेगा, उस पैटर्न को आप उसके पास जो डेटाबेस है या फिर डेटा वेयर हाउस है, जो स्टोरेज एरिया जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो डेटा को क्या करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस में हमने पढ़ा था कि डेटा पहले क्लीन हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ से इंजन ने क्या किया, डेटा वेयर हाउस में उसको सर्च किया, सर्च होने के बाद वापस से वेयर हाउस से सर्च हुआ और उसके बाद वहाँ से आपको वापस दोबारा से जो डेटा उसको चाहिए था वो माइनिंग इंजन के पास आया, उसने उसके पैटर्न को वहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट फिर उसके बाद यूजर को क्या मिल गई, उसकी जो आउटपुट थी वो उसको मिल गई, ठीक है। नॉलेज बेस का मतलब क्या है, जो पैटर्न यहाँ से बन रहा है, ठीक है, एक बार जो सर्च किया वो पैटर्न बन गया और उसके बाद यहाँ पे नॉलेज बेस में क्या होगा, वो पैटर्न यहाँ पे स्टोर हो जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम यूजर उसको उस पैटर्न को यूज करना चाहे तो वो यहाँ से यूज हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि जो पैटर्न एक बार बन जाता है वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, नेक्स्ट टाइम फिर वहीं से डेटा को क्या कर लेते हैं, वहीं से डेटा स्टोर उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर था डेटा माइनिंग का। नेक्स्ट इसके अंदर आता है
कुछ मेजर इश्यूज हैं हमारे डेटा। जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो आपको पूरी की पूरी माइनिंग की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। माइनिंग आपको कैसे डेटा आप माइन करोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो नॉलेज होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बस खास कुछ इश्यूज हैं आपके जब हम माइनिंग की बात करते हैं। ये आपकी समरी है, ठीक है। डेटा माइनिंग क्या होती है, ठीक है। उसके जो केडीडी प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे क्या क्या, इसमें हम स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो केडीडी प्रोसेस के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ये सारे के सारे स्टेप लिखने होंगे कि डेटा क्लीन होगा, इंटीग्रेट होगा, उसमें डेटा का सिलेक्शन होगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिर माइनिंग होगी, फिर पैटर्न इवेलुएट होगा, फिर आपकी नॉलेज जो है प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। जो स्टेप्स हमने ऊपर पढ़े थे वो यही स्टेप्स है, ठीक है। तो ये थे आपके डेटा माइनिंग। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ डेटा माइनिंग के मेन जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैं आपको दिखाती हूँ ये वाले। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, केडीडी प्रोसेस, ठीक है। डेटा माइनिंग का ही अल्टरनेटिव नेम है केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं ये इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट हम करते हैं, ये हमारी यूनिट नंबर 7 थी। नेक्स्ट यूनिट हमारी है जो हम क्लीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। कि डेटा जो है वेयर हाउस में जाने से पहले डेटा क्लीन होता है, ठीक है। तो उस क्लीनिंग में क्या क्या आता है, किस टाइप की क्लीनिंग वहाँ पे होती है, दैट इज द आपकी जो है यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। अभी मैं उसकी भी पीपीटी आपको शेयर करती हूँ, 5 मिनट रुकिए आप। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस बोलिए। Ma'am, can you please share this PPT in this chat box, ma'am? यस, क्लास के एंड में मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी, चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। Right, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, यस, ये आपकी यूनिट नंबर 8 है। इसके अंदर डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं वो सारी डिस्क्राइब की जाएंगी, ठीक है। देखो, हमने लास्ट क्लास में जब डेटा वेयर हाउस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, जब हम सिंगल टायर आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि डायरेक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा था वो डायरेक्ट आपके डेटा वेयर हाउस में जा रहा था, ठीक है। उसमें आपका हर तरह का डेटा था, ठीक है, जिसमें हम रॉ डेटा बोल सकते हैं, सारा डेटा वहाँ पे था। लेकिन जब हमने सेकेंड टायर, 2 टायर की बात की तो उसमें हमने कहा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा था उससे उसके बाद डेटा को स्टेजिंग एरिया में रखा जाता था, ठीक है। उस स्टेजिंग एरिया में डेटा की क्या होती थी, क्लीनिंग वगैरह, डेटा की इंटीग्रेट किया जाता था डेटा को, ठीक है। मतलब सारा का सारा डेटा वहाँ पे क्लीन होता था, उसके बाद ही डेटा वेयर हाउस में आता था, ठीक है। तो जब हम जो स्टेजिंग एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे जब डेटा की क्लीनिंग होती है उसको हम बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। मतलब डेटा को डेटा वेयर हाउस में स्टोर करने से पहले डेटा की प्री प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। उस प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही आपकी डेटा की क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन, सब ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं वो वहाँ पे अकर होते थे, ठीक है। जब हम 2 टायर की बात कर रहे थे तो स्टेजिंग एरिया का जो पार्ट था उस स्टेजिंग एरिया में डेटा की प्री प्रोसेसिंग ही होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये है व्हाट एंड व्हाई प्री प्रोसेस का डेटा, ठीक है। उसमें हम इसके बाद डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा के रिडक्शन, ये हम 5 टॉपिक्स जो है इस पीपीटी में कवर करेंगे। फर्स्ट आता है डेटा की प्री प्रोसेसिंग। इट इज ए डेटा माइनिंग टेक्निक्स दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स। देखो, ये भी क्या है, डेटा माइनिंग की टेक्निक्स है। क्यों, डेटा माइन का मतलब ही क्या है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जब डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है उस डेटा में से क्या करना, जो आपकी अंडरस्टैंडेबल या मीनिंगफुल जो डेटा है उसको डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है डेटा माइनिंग का ही पार्ट्स है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यूजफुल या मीनिंगफुल डेटा ही डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब ही यही है, इसके अंदर जो हमारा रॉ डेटा हमारा आ रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा हमारा आ रहा है उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करके डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे हम डेटा की क्वालिटी किस उसमें मेजर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेटा की क्वालिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, डेटा की क्वालिटी का मतलब क्या है, डेटा आपका एक्यूरेट होना चाहिए,
जब आप डेटा वेयर हाउस में बात करें कि बहुत सारा डेटा है, तो ऐसा नहीं है कि डेटा गलत हो जाए, डेटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर्स हैं हमारे डेटा क्वालिटी को जो मेजर करते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी के बेस पे हम डेटा की क्वालिटी मेजर करते हैं, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टाइमलाइंस होनी चाहिए, बिलीवेबिलिटी होनी चाहिए, वैल्यू एडेड, इंटरप्रेटेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। मतलब डेटा कंप्लीट भी होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब एक भी डेटा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर है, ठीक है, तो सेम डेटा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगी, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सेम डेटा 4 लोकेशंस पे स्टोर है, ठीक है, तो जो डेटा है वो सेम चारों लोकेशन पे सेम डेटा होना चाहिए। अगर एक लोकेशन पे कुछ और डेटा है, ठीक है, दूसरे पे कुछ और बता रहा है, तो फिर डेटा वहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, डेटा मैच नहीं हो रहा, तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो हम कहते हैं कि डेटा क्वालिटी जो है, इसका मतलब डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइमलाइंस का मतलब है कि टाइम टू टाइम डेटा अपडेट होता रहना चाहिए। बिलीवेबिलिटी है, बिलीव कर सको आप उस ऐसे डेटा पे, ऐसा नहीं है आप कुछ भी उसमें आप डेटा स्टोर कर दो। उसके बाद वैल्यू एडेड है, इंटरप्रेटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी कि डेटा आपका एक्सेस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपके डेटा की क्वालिटी को मेजर करने के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम डेटा को की क्वालिटी को मेजर करते हैं। कि जब आपका डेटा वेयर हाउस में डेटा जा रहा है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए हमारे। नेक्स्ट आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग की। जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी डेटा की क्लीनिंग होती है, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन, ठीक है, ये 4 टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद ही आपका डेटा जो है डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। फर्स्ट इसमें आता है, देखो, डेटा की क्लीनिंग, ठीक है। डेटा क्लीन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि क्लीन का मतलब ये नहीं डेटा को पानी से धोना है, नहीं। डेटा क्लीन करने का मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू मिसिंग वैल्यू है उसको फिल कर दो। कई बार हम देखते हैं ना कि हम डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं कि अगर किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं दी गई तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मिसिंग वैल्यू को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नॉइजी डेटा रिमूव होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी आपके इनकंसिस्टेंसी वाले जो हैं वो सारे रिजॉल्व होने चाहिए। मतलब डेटा क्लीनिंग के अंदर कहने का मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट डेटा होना चाहिए, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एरर नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी उनको क्या करना, इंटीग्रेट करना चाहिए। हम वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, कोई एसक्यूएल फॉर्म में डेटा भेज रहा है, कोई ओरेकल फाइल भेज रहा है, कोई सिंपल फ्लैट फाइल भेज रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सारा का सारा डेटा जो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है उन सबको वहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। थर्ड इसमें आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब नॉर्मलाइजेशन करना, ठीक है। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो डेटा के अंदर रिडंडेंसी होती है उस रिडंडेंसी को रिमूव करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है। आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, कुछ 4 नॉर्मल फॉर्म होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीसीएन, ठीक है। वहाँ पे वो क्या करती हैं कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, ऐसा ना हो डेटा क्या हो, रिपीट होता रहे, ठीक है। डेटा के अंदर जो रिडंडेंसी है वो क्या हो, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में वही है कि अगर डेटा नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज कर लो, ठीक है, और डेटा को एग्रीगेट कर लो, ठीक है। डेटा की रिडक्शंस है। रिडक्शंस में क्या करते हैं हम कि हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो डेटा की वॉल्यूम है उसको वहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कि क्या होगा, स्पेस भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। बेफालतू का डेटा ऐसे पड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा, उसमें स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, और टाइम भी, फिर उसमें सर्चिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डेटा को क्या करना चाहिए, रिड्यूस फॉर्म में रखना चाहिए, मतलब उसकी वॉल्यूम जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है, प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स है। अब ये मैंने बता दिया आपको, डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या है, मिसिंग वैल्यू को फिल कर लेना, ठीक है। अगर कोई वैल्यू मिस है तो उसके जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उससे उस डेटा को फिल कर लो, ठीक है। डेटा की इनकंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, और नॉइजी डेटा जो एरर वगैरह जो है उसको वहाँ पे क्या कर लो, रिमूव कर लो, ठीक है। अब जब हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं तो जो वैल्यू मिसिंग है उसको हम कैसे करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, उस टपल को इग्नोर कर देंगे। टपल का मतलब जिस रो में आप कोई वैल्यू मिसिंग है तो क्या करें, उस रो को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर दो, उस वैल्यू को फिल कर दो मैनुअली, कुछ भी जो आपको समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर दो। या फिर कोई ग्लोबल कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने भी बताया कि कोई वैल्यू अगर किसी को नहीं तो हम बाय डिफॉल्ट 0 दे देते हैं, तो इस तरह से कोई ग्लोबल कॉन्स्टेंट है उसको यूज कर लो, ठीक है। उसके जो एट्रीब्यूट्स उनका मीन निकाल के वहाँ पे वैल्यू डाल लो। मतलब कहने का क्या है, जो मिसिंग वैल्यू उसको आपको फिल करना है। आप कैसे भी करो, किसी बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल्स है उसके थ्रू करो, ठीक है, या फिर रो को इग्नोर कर दो, या फिर मैनुअली कोई वहाँ पे वैल्यू आप फिल कर सकते हो, ठीक है।
सॉरी। उसके बाद डेटा की इंटीग्रेशंस है। इंटीग्रेशन का भी बताया मैंने, जब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है उसको कंबाइन करके एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करने का जो एक फॉर्मेट है उसमें इसको क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, कोई किसी फॉर्मेट में डेटा भेज रहा है, कोई किसी में भेज रहा है, तो उन सबको इंटीग्रेट करना है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो आपके पास ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, मीन्स जो हमारे पास डेटा है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही है कि जो बहुत सारा डेटा है, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज्ड करना ही डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर आपके यही है, नॉर्मलाइजेशन करना, एग्रीगेशन करना, स्मूथनिंग करना डेटा की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है रिडक्शंस। देखो रिडक्शंस में वही है, डेटा रिडक्शन टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ऑब्टेन ए रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा सेट दैट इज मच स्मॉलर इन वॉल्यूम लेट क्लोजली मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ बेस डेटा। मतलब वही है कि जो फालतू का डेटा है वो उसको वहाँ से रिड्यूस कर दो, जो आपको लग रहा है कि ये मीनिंगफुल नहीं है तो वहाँ पे उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, ताकि जो आपके डेटा की वॉल्यूम जो है वो क्या हो, कम से कम हो। इससे क्या होगी, डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन होगी, सर्चिंग टाइम भी आपका कम लगेगा। तो ये सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं ये आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला जो एरिया है उसमें होती है। ठीक है, उसके बाद ही आपका डेटा कहाँ जाता है, डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी हैं जो इससे जो रिडक्शंस में काम आती हैं, डेटा को कंप्रेस करना। ठीक है, तो ये था आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल यही आता है कि डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं और उन टेक्निक्स को आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो जनरली आपकी 4 टेक्निक्स होती हैं प्री प्रोसेसिंग में, डेटा की क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन। ठीक है, क्लीनिंग में डेटा जो मिसिंग वैल्यू है उनको फिल करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है तो उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में इंटीग्रेट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में डेटा की क्या करनी है, नॉर्मलाइज्ड करना है, डेटा को एग्रीगेट करना है। और रिडक्शन में डेटा की जो वॉल्यूम है उसको लेस रखना है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 8। मैं आपको अभी ये दोनों पीपीटी का लिंक शेयर करती हूँ और साथ में इनकी जो पीडीएफ है यूनिट नंबर 7 और 8 की वो भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, हम उसको करेंगे। तो अभी 10-15 मिनट का गैप रखते हैं, तब तक मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें चैट बॉक्स में शेयर कर देती हूँ, दोनों पीपीटी और दोनों की पीडीएफ। ठीक है, तो यूनिट नंबर 7 और 8 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सिर्फ डेटा माइनिंग वाले में तो वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, और प्री प्रोसेसिंग में ये जो 4 टेक्निक्स हैं उनका पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल बेस्ड है, वो आपको समझनी होगी। ठीक है, उसको हम विद एग्जाम्पल करेंगे। तो अभी 10 मिनट का गैप रखते हैं, तब तक मैं आपको ये पीपीटी और इसकी जो पीडीएफ है दोनों यूनिट्स की वो शेयर कर देती हूँ। ओके मैम। यस, ये आपकी यूनिट नंबर 9 है, मैंने आपको शेयर कर दी है। तो जो यूनिट नंबर 9 है आपकी, अब हम इनमें 9, 10, 11 और 12 इन सब में हम डेटा माइनिंग की कुछ टेक्निक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं तो कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं कि जब डेटा माइन कर रहे हो तो उससे पहले वहाँ पे हम डेटा के बीच में उनके ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनके रूल्स बनाते हैं, कोई इकट्ठे कुछ रूल्स जनरेट करते हैं। तो मतलब कुछ टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जनरली 3 टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं, एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। ठीक है, तो इन तीनों को हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो टेक्निक्स है वो है एसोसिएशन टेक्निक्स। ठीक है, डेटा माइनिंग एसोसिएशन टेक्निक्स। ठीक है, तो देखो एसोसिएशन टेक्निक्स क्या होती है। एसोसिएशन का मतलब क्या है, आपके पास कुछ डेटा आइटम्स हैं, कुछ डेटा है आपके पास, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ आइटम्स हैं। ठीक है, उनके बीच में कनेक्टिविटी आपको चेक करनी है। ठीक है, वो एक दूसरे से कितने एसोसिएट हैं।
ठीक है, या कितने एक दूसरे से कनेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन माइनिंग। ठीक है, मतलब आपके पास जब वेयर हाउस की बात करते हैं या डेटाबेस की बात करें या किसी भी रिलेशनल डेटाबेस है या ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, उन आइटम्स के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं कि उन आइटम्स में रिलेशंस कितना, क्या रिलेशंस है। ठीक है, उनकी कितने वो एक दूसरे से एसोसिएट है। तो एसोसिएशन रूल क्या कहता है कि आपको यहाँ पे एसोसिएशन या एसोसिएशन कनेक्टिविटी चेक करनी है आइटम्स की। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन माइनिंग है ये जनरली हम यूज करते हैं बास्केट डेटा एनालिसिस। जब आप मॉल वगैरह में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप परचेज करते हो कुछ भी, ठीक है, तो उसी मार्केट को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करके डेटा की एसोसिएशन जो कनेक्टिविटी है वो चेक यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई कैटलॉग डिजाइन करना है, मार्केटिंग में हम इस माइनिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो जब हम बात करें कि एसोसिएशन हम जब बनाते हैं, ठीक है, वो कितने एसोसिएट है, जब हम ये चेक करते हैं तो उससे पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंट आइटम सेट, कि हम आप क्या देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है, डेली की जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी कस्टमर परचेज कर रहे हैं डेली आइटम्स, अलग अलग आइटम्स को परचेज कर रहे हैं, तो उनमें फ्रिक्वेंट आइटम कौन से हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंट आइटम का मतलब जो बार बार कस्टमर यूज कर रहा है, परचेज कर रहा है उन आइटम्स को, वहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकालते हैं। ठीक है, एक मॉल है, वहाँ पे मान लो एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो कस्टमर परचेज कर रहा है तो किन किन आइटम पे फोकस कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा आइटम ऐसे है जो बार बार कस्टमर यूज कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है हमारा फ्रिक्वेंट आइटम सेट, कि आप पहले क्या बनाओ, क्योंकि देखो हमें चेक करना है कि कनेक्शंस चेक करने हैं आइटम्स के बीच में, कि कितनी कनेक्टिविटी है, जो आइटम्स हैं, जो डेटा हमारा वेयर हाउस में है वो आपस में कितना लिंक करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले फ्रिक्वेंट आइटम सेट चेक करेंगे कि जो डेटा हमारे पास है, जो आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं, डेली कस्टमर परचेज कर रहे हैं, तो उनमें कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स है जो बार बार यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, देखो सब दो चीजें होती है, एक काउंट होता है, एक स्पॉट होता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे देखो आपको एक ट्रांजेक्शन दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है। ठीक है, सपोज करो 8 ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मतलब 8 कस्टमर की यहाँ पे डिटेल गिवन है। ठीक है, जो कस्टमर नंबर 1 है उसने कुछ आइटम्स परचेज किए, कस्टमर 2 ने कुछ परचेज किए, इस तरह से यहाँ पूरी की पूरी एक टेबल बनी हुई है कि इस ट्रांजेक्शन नंबर 1 ने ये आइटम परचेज किए, 2 ने ये परचेज किए, इस तरह से हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि जो ये आइटम्स हैं, ब्रेड है, मिल्क है, फ्रूट है, जैम है, पीनट्स है, जो भी ये आइटम्स हैं, ये कितनी बार मतलब इनकी अकरेंस क्या है, इन ट्रांजेक्शन्स में अकरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें आता है आइटम सेट हमें मिल गई। अब उसमें हम क्या चेक करेंगे, पहले हम काउंट देखेंगे। ठीक है, काउंट का मतलब क्या है, हम उनके अकरेंस देखेंगे कि जो आपके पास ट्रांजेक्शन गिवन है, उन ट्रांजेक्शन्स में आइटम्स की अकरेंस कितनी है, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस है आइटम्स की। ठीक है, उसके बाद जब हमने काउंट कर लिया कि ये वाला जो आइटम्स है ये इतनी बार ट्रांजेक्शन में इन ट्रांजेक्शन्स में परचेज किया गया है। ठीक है, सेकंड जो आइटम्स है वो इतनी बार हुआ, तो इस तरह से हमने काउंट कर लिया। उसके बाद हम स्पोर्ट काउंट करते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है, काउंट और एक स्पोर्ट। काउंट का मतलब सिर्फ अकरेंस बताना, और स्पोर्ट क्या करता है, स्पोर्ट को आप बोल सकते हो एक तरह से एवरेज निकालना। ठीक है, स्पोर्ट कैसे निकालता है कि जो अकरेंस है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कि जितनी ट्रांजेक्शंस हुई है और उन ट्रांजेक्शंस में जो उसकी अकरेंस है, ठीक है, उसका क्या रेशियो है या उसकी क्या परसेंटेज है हमारा पे। ठीक है, तो वो होता है आपका स्पोर्ट होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट कंटेन एन आइटम्स। ठीक है, मतलब टोटल अकरेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, कि इतनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं आज एक दिन में और उन ट्रांजेक्शंस में इन आइटम्स की ये अकरेंस रही है। ठीक है, उसके बाद जब हम ये काउंट और स्पोर्ट दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक जो लास्ट में उसका जो आउटपुट आती है वो होती है हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट। इसके बिहाफ पे हमें पता चल जाता है कि ये जो आइटम का सेट है ये बार बार फ्रिक्वेंटली जो है कस्टमर के द्वारा परचेज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, फ्रिक्वेंट आइटम सेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये जो आइटम सेट्स है, ये जो आइटम सेट है
उस आइटम सेट में दो आइटम भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आइटम सेट हमारे पास आया है, इट मीन्स वो क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है। कस्टमर उसको फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है या उसको लाइक कर रहा है, मतलब कस्टमर की डिमांड है ये इन पूरे आइटम सेट को एक साथ, ठीक है, उनकी एक साथ जो फ्रिक्वेंसी है वो ये, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, आइटम सेट का पता चल गया। अब उसके बाद हम इस पर क्या बनाते हैं, एक एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स, ठीक है। जो ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स है वो एसोसिएशन रूल बनाने के लिए ही यूज होती है। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो जब हम एसोसिएशन रूल बनाते हैं उसके लिए एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स, ठीक है। वो एल्गोरिथम्स हमें बताती है, लास्ट में हमें फाइनल बता देती है, एक रूल जनरेट कर देती है, ठीक है। रूल क्या बताता है कि इन आइटम्स की एक साथ परचेज करने की ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। अब उसको हम एग्जाम्पल से देखो करेंगे। पहले तो यही है कि जो ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स है वो किस लिए यूज होती है, एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए होती है, ठीक है। और एसोसिएशन रूल हम कब जनरेट करते हैं, जब हमारे पास फ्रिक्वेंट आइटम सेट आ जाता है, ठीक है। पहले हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकालेंगे, जब हमारे पास एक आइटम सेट मिल गया उसके बाद हम उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, कुछ रूल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आपको दो वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। मिनिमम स्पोर्ट ये है और कॉन्फिडेंस ये है, ठीक है। मिनिमम स्पोर्ट का मतलब क्या है कि जो आइटम्स है उनका जो एवरेज है वो मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। जब हम ट्रांजेक्शन्स को पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को एनालिसिस कर रहे हैं उसका, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्राइटेरिया कंडीशन रख दी कि जो स्पोर्ट होगा वो 50% तो होगा ही होगा, कि जो आइटम्स की अकरेंस है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में जो आइटम्स की अकरेंस है वो एटलीस्ट 50% तो होनी ही होनी चाहिए। अगर उससे नीचे है तो उस आइटम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या बताता है कि हमें पता चल गया, हमारा एक रूल जनरेट हो गया, कॉन्फिडेंस, अब हमारे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई ये जो आइटम्स हैं ये एक साथ ही कस्टमर परचेज कर रहा है, ये कॉन्फिडेंस हमारा आ चुका है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे कॉन्फिडेंस वैल्यू 70% रखी है और स्पोर्ट 50% रखा है। ये दो क्राइटेरिया रखे गए हैं, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम एसोसिएशन रूल जनरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 4 ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी 100, 200, 300 एंड 400। ये कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, किसी भी मॉल की या किसी भी जो होते हैं ये मार्ट वगैरह होते हैं, कहीं से भी इन्होंने क्या की, किसी की 4 ट्रांजेक्शन वहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो 100 आईडी है वो क्या कहता है, उन्होंने आइटम नंबर 1, 3 और 4 इनको परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक सिंपल डेटा है, जो किसी भी मॉल या मार्ट वगैरह से डेटा उठा लिया कि आज के आज एक दिन की जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ये इतनी ट्रांजेक्शन हुई है और इन ट्रांजेक्शन में ये जो है आइटम्स उन्होंने परचेज किए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक डेटा है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिक्वेंट आइटम सेट, ठीक है, क्योंकि हम एसोसिएशन रूल तभी जनरेट कर पाएंगे जब हमारे पास फ्रिक्वेंट आइटम सेट होगा। हमें पता चलेगा कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनमें ये वाले जो आइटम्स हैं वो बार बार परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल आइटम सेट्स, हर एक इंडिविजुअल आइटम्स का क्या निकालेंगे, यहाँ पे स्पोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास इंडिविजुअल 5 आइटम्स थे, 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 आइटम्स थे। हमने पहले क्या निकाला कि इंडिविजुअली देखा कि जो ये आइटम्स है वो कितनी बार ट्रांजेक्शन्स में आ रही है, ठीक है, सिंगल। तो जो आइटम नंबर 1 था उसका स्पोर्ट काउंट किया, कैसे काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो 1 की अकरेंस देखो आप, 1 की जब आप यहाँ पे अकरेंस देखोगे तो ट्रांजेक्शन आईडी 100 एंड ट्रांजेक्शन आईडी 300, इन दोनों में ये आइटम क्या हुआ है, परचेज किया गया है, ठीक है। तो इसकी अकरेंस क्या है, 2 अकरेंस है,
ठीक है। और टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है, 4 हैं, तो 2 डिवाइड बाई 4, यहाँ से इसका जो स्पॉट काउंट होगा क्या हुआ, 50% काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह हमने आइटम नंबर 2 का देखा। सबसे पहले हम आइटम नंबर 2 की अक्रेंस काउंट करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन में कितनी बार अक्कर हुआ है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, इन चारों में आइटम नंबर 2 को परचेज किया गया है, ठीक है। मतलब इसकी जो अक्रेंस है वो 3 है, डिवाइड बाय 4 मीन 75% इसका स्पॉट काउंट हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने आइटम नंबर 3, 4 एंड 5, इन पांचों आइटम्स की क्या की इंडिविजुअल स्पॉट काउंट कर लिया इनका, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया स्पॉट को। तो जो ये स्पॉट आया 50%, 75, 75, 25 और 75, मीन्स जो आइटम नंबर 4 है, आइटम नंबर 4 है वो हमारा जो मिनिमम स्पॉट की वैल्यू है उसको क्या करता है, उससे लेस है। तो मतलब इसने इसको मिनिमम स्पॉट की वैल्यू को क्या किया, मिनिमम स्पॉट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, वो उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, आइटम नंबर 4 को यहाँ से क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये हमारे आइटम सेट का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक बार 4 ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक बार ये आया है, ठीक है। तो ये हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो आइटम नंबर 4 था उसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास आइटम कौन कौन से बचे, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब इन्होंने इंडिविजुअल इनका जब स्पॉट काउंट किया तो हमारे पास 4 आइटम सेट बन गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पेयर में करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 आइटम, हमने उनके ग्रुप बना लिया, 1, 2, 1, 3, मतलब 1 और 2 की एक साथ अक्रेंस चेक की, 1, 3 की एक साथ देखी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इन सब का अलग अलग ग्रुप बना के उनका स्पॉट काउंट किया है, ठीक है। अब देखो, हमने पहले 1 और 2 हम देखेंगे कि कितनी ट्रांजेक्शन में आइटम नंबर 1 और 2 एक साथ आया है, ठीक है, एक साथ परचेज किया गया है। तो यहाँ से आप देखो 1 और 2 एक साथ सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आया है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आया है, तो अक्रेंस क्या है इसकी, 1 है, डिवाइड बाय ट्रांजेक्शन कितनी है, 4 है, तो 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 25% इसका स्कोर हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हमने 1 और 3 की काउंट की, देखो 1 और 3 यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर 1st में आया है और 3rd में आए हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 डिवाइड बाय 4 किया तो 50% हुआ। इस तरह से हमने क्या किया, ग्रुप बना के आइटम्स का क्या निकाल लिया, क्या कैलकुलेट किया, स्पॉट काउंट कैलकुलेट किया। अब आप यहाँ पे देखोगे जो आइटम नंबर 1 और 2 एक साथ है और आइटम नंबर 1 और 5, इनका जब हमने ग्रुप बनाया तो इनका जो स्पॉट है वो क्या है, लेस देन, हमारा जो क्राइटेरिया है उससे लेस देन है, ठीक है। 50% से उसका जो स्पॉट है वो कम है, इसका 25 है 25। तो हमने फिर क्या कर दिया, इसको भी हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, इनको भी रिमूव कर देंगे, अपने आइटम सेट का पार्ट हमारा ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आइटम कौन कौन से बचे, 1, 3 और 1, 3, 5, ठीक है। 1, 3, 2 एंड 5 ये वाले ग्रुप बने, 1, 3 वाले बने, 2, 3, 2, 5 और 3, 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका ट्रिपल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनकी 3-3 का ग्रुप बना के इनका स्पॉट काउंट करेंगे, ठीक है। अब हमने इनका 3-3 का ग्रुप बनाया तो 1, 3 और 5, अब पहले हम 1, 3 और 5 का क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, स्पॉट कैलकुलेट करेंगे कि इनकी एक साथ अक्रेंस कितनी है। तो देखो यहाँ पे जब हमने 1, 3, 5 की अक्रेंस देखी तो 1, 3, 5 सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आया है, 1, 3 एंड 5, तो इसका जो स्पॉट काउंट किया 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 25% हुआ, ठीक है। उसके बाद हम 2, 3, 5 का निकालेंगे, तो यहाँ से चेक करो 2, 3, 5 हमारे पास ट्रांजेक्शन 2nd और 3rd दोनों में आया है 2, 3, 5, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, स्पॉट हुआ 2 डिवाइड बाय 4 मतलब 50%। उसके बाद हम 1, 2, 3 इन तीनों आइटम का एक साथ देखेंगे तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में ही आया है, ठीक है। तो ये हुआ 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 25%। तो आप यहाँ देखोगे जो हमारा मिनिमम स्पॉट है उसकी जो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वो सिर्फ हमारा आइटम सेट 2, 3 एंड 5 है, ठीक है। तो हमारे पास अब इससे आगे तो इसका पेयर बन ही नहीं सकता, 2, 3, 5 हमारे पास आइटम आ चुकी है, तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रिक्वेंट आइटम सेट आ गया। मतलब हमने क्या निकाला कि जो ट्रांजेक्शन हुई है, 4 जो ट्रांजेक्शन हुई है, इनमें जो आइटम नंबर 2, 3 एंड 5 है, इनकी जो है एक साथ परचेज करने की क्या है, परचेज जो एक साथ परचेज हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रिक्वेंट है, फ्रिक्वेंटली ये एक साथ परचेज किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइनली हमारा फ्रिक्वेंट आइटम सेट हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, एसोसिएशन रूल लगाएंगे, क्योंकि पहले हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट निकालते हैं, उसके बाद हम एसोसिएशन रूल बनाते हैं। एसोसिएशन रूल किसकी हेल्प से बनेंगे, ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। तो जब हम रूल जनरेट करेंगे तो देखो रूल क्या कहता है,
देखो जो स्पोर्ट वाली कंडीशन थी वो तो हमने चेक कर ली, हमने इंडिविजुअल आइटम की चेक कर ली, ग्रुप बना के आइटम्स की चेक कर ली, ट्रिपल ग्रुप बना के हमने चेक कर ली। अब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस हमारा मिनिमम कॉन्फिडेंस हमने देखो यहाँ पे क्या रखा था कि 70% तो मिनिमम कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 70% वो आइटम्स एक साथ परचेज हो रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस हमारा होगा, उसको हम लेंगे उन आइटम्स को, अदरवाइज वो हमारे रूल में नहीं आएंगे वो आइटम्स, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे हमारे पास 3 आइटम थे तो हमने यहाँ पे अपने क्या बनाए, रूल बनाए। रूल देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 and 3 goes to 5। इसको हम ऐसे रीड करेंगे 2 and 3 goes to 5 मीन्स अगर हमारे जो कोई कस्टमर ने 2 और 3 आइटम को परचेज किया है तो वो 5 को भी परचेज करेगा। इसी तरह 3 5 जो 3 और 5 को परचेज कर रहा है वो 2 को भी परचेज करेगा। 2 5 3 इस तरह से हमने 6 रूल बना लिए, ठीक है। ये रूल हमारे बन गए हैं। अब हम इन सब का क्या चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। देखो कॉन्फिडेंस का ये फॉर्मूला है हमारा। कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि स्कोर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय स्कोर ऑफ ए, ठीक है। मतलब 2 आइटम्स का एक साथ ग्रुप बना के जो स्कोर आ रहा है उसको डिवाइड कर दो इंडिविजुअल जो आइटम्स है उसके स्कोर से, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंस 70 या 70% से अबव आ रहा है इट मीन्स वो आपके एसोसिएशन रूल में आएंगे वो आइटम्स, अदरवाइज वो हमारे यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रूल चेक करेंगे, ठीक है। हमने देखो हमारे पास मैक्सिमम 6 रूल बन गए हैं, लेकिन इन 6 रूल के बिहाफ 6 रूल में हम चेक करेंगे कि एसोसिएशन रूल हमारे कौन से बन रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखो क्या किया, ये रूल नंबर 1 उठाया कि 2 and 3 goes to 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 and 3 को एक अज्यूम कर लिया एंड 5 हमारा 5 को हमने बी अज्यूम कर लिया, ठीक है। 2 पार्ट्स में इसको अज्यूम कर लिया, ये ए वाला पार्ट है, ये बी वाला पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि स्कोर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए हमारा ये था और बी हमारा ये था, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब 2 3 5 को एक साथ, इन तीनों का एक साथ जो स्कोर आया था, क्या स्कोर आया था, तीनों का एक साथ 2 आया था। हमने लास्ट उसमें किया था, देखिए लास्ट इसमें हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, 2 and 3 का जो स्कोर आया था वो 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको किया तो 2 आया डिवाइड बाय स्कोर ऑफ ए, ठीक है। अब ए का स्कोर क्या है, ए का स्कोर जो है वो देखो क्या है, ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है ए गोज 2 and 3। ए का मतलब क्या है यहाँ पे 2 and 3, मतलब 2 and 3 का ग्रुप में जो स्कोर आया था वो देखो। अब ग्रुप में जो स्कोर आया था वो क्या था, वो 2 था। देखो यहाँ पे मैंने इस टेबल को लिख भी दिया है, इंडिविजुअल भी लिख दिए हैं, ग्रुप वाले भी लिख दिए और ट्रिपल वाले भी लिख दिए, ठीक है। तो अगर हम 2 के ग्रुप में देखें इनका स्कोर क्या था, 2 था, तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 100%, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो जो रूल नंबर 1 है वो हमारे कॉन्फिडेंस वाली कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये हमारा एसोसिएशन रूल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हमने रूल नंबर 2 को चेक किया। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या है, 3 and 5 goes to 2, ठीक है। तो 3 and 5 goes to 2 इट मीन्स सब पहले तो वही है, ए यूनियन बी का स्कोर देखो। अब ए यूनियन बी मतलब तीनों का स्कोर वही अब आपका 2 होगा, ठीक है। और फिर डिवाइड बाय स्कोर ऑफ ए। अब ए का स्कोर क्या है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है 3 and 5, ठीक है। तो 3 and 5 का स्कोर यहाँ से चेक करो आप, 2 है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 100% होगा। इसी तरह से हमने जो 6 के 6 रूल हैं इन सब का क्या किया, कैलकुलेट किया, कॉन्फिडेंस कैलकुलेट किया। तो जब आपने कॉन्फिडेंस कैलकुलेट किया तो जो रूल नंबर 1 2 and 3 इनका 66% आया। बाकी आप सबका चेक करना, 6 की 6 रूल्स का आप कॉन्फिडेंस चेक करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो रूल नंबर 1 है ये वाला और रूल नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। इन दोनों के जो है जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो हमारे कॉन्फिडेंस की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनली जो एसोसिएशन हमारा रूल बना वो क्या बना, ये बना कि 2 and 3 goes to 5, कि अगर कस्टमर 2 and 3 को परचेज करता है तो वो कस्टमर 100% क्या करेगा, 5 को भी परचेज करेगा, ठीक है। दूसरा एसोसिएशन रूल क्या बनाया कि अगर कस्टमर 3 and 5 को परचेज कर रहा है तो फिर वो 2 को भी परचेज करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या चेक कर लिया, इन सभी आइटम्स की कनेक्टिविटी चेक कर ली कि ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस भी चेक कर लिया, इनका स्कोर भी चेक कर लिया कि ये 100% जो है आइटम्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट है,
ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, एसोसिएशन रूल जनरेट हो गया है। इसी तरह मैंने ये एग्जांपल्स हैं, ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने करवाया आपको, यहाँ पे भी ये वही है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आइटम्स पेपर में क्वेश्चंस आता है। इस तरह से कोई भी आपको डेटा सेट गिवन होगा, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इसका एसोसिएशन रूल बताओ क्या होगा, ठीक है, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पेपर में हर बार आता है, एसोसिएशन रूल्स को लेके पेपर में क्वेश्चंस आता है, और रूल जनरेट करना ही आता है इसमें कि आप ये आइटम गिवन है आपको और इसके बिहाफ पे आप रूल बताओ, एसोसिएशन रूल बताओ कि कौन से आइटम्स आपस में कनेक्ट है, एसोसिएट है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एसोसिएशन माइनिंग टेक्निक्स में अगर किसी को कोई डाउट है, रूल जनरेट करने में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं है तो ठीक है, फिर मैं आपको अभी ये पीपीटी, तीनों पीपीटी और जो इसकी पीडीएफ है तीनों यूनिट की, वो आपको शेयर करती हूँ। उसके बाद अटेंडेंस होगी आपकी और फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। Madam, where are you sharing this PPT in this chat box? यस, मैं चैट बॉक्स में इसका लिंक आपको शेयर कर देती हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। Okay, okay, thank you. मैंने आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है तीनों पीपीटी का, और तीनों पीडीएफ जो है यूनिट नंबर 7, 8 और 9, सारे के सारे लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये हमारा ब्लॉक नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हमारा एक लास्ट ब्लॉक रहता है, ब्लॉक नंबर 5, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर किसी ने अपना एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में नहीं टाइप किया है तो आप मुझे टाइप कर दो विद नेम, उसके बाद मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। जो भी रहते हैं बच्चे वो अपना यहाँ पे मैसेज कर दें, एनरोलमेंट नंबर, नेम विद एनरोलमेंट नंबर। पाँच मिनट बाद मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको, अटेंडेंस आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हो।